हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है क्या, कहां कहां पर पढ़ने को मिल सकता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे आखिरी में मिलेगा और क्लास 12 के सॉल्यूशंस चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है ये एक किसी भी सॉल्यूशन के पावर की एक तरीके की मेजरमेंट है कि वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज है और अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि भाई आप एक काम करो, घर से वाटर और शुगर का एक सॉल्यूशन बना करके ले आओ। अगले दिन हमारे क्लास के सारे बच्चे सॉल्यूशन लेकर के आए और मैंने बारी बारी सबसे पूछा कि भाई आप बताओ कि आपका सॉल्यूशन कितना पावरफुल है या आपने इस सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया। तो हर एक बच्चा लगभग ऐसा जवाब दे सकता है। जैसे कोई एक बच्चा ये कह सकता है कि सर मेरे एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी। एक बच्चा ये कह सकता है कि सर मेरा 100 ml पानी था, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया। कोई बच्चा ये कह सकता है सर 1 कप पानी था, उसके अंदर मैंने आधा कप चीनी मिलाया। कोई बच्चा ये कह सकता है कि भाई सर मेरा जो पानी था वो आधा किलो था और उसके अंदर मैंने 100 ग्राम चीनी मिलाया। तो मतलब कोई बच्चा कोई रेशियो डिसॉल्व कर रहा है, मतलब वाटर को भी केजी में नाप ले रहा है, शुगर को भी केजी में नाप ले रहा है। कोई बच्चा चम्मच में नाप रहा है, कोई बच्चा ग्लास में नाप रहा है और ये सारे के सारे यूनिट एसआई में तो हैं ही नहीं। साथ में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 कप पानी में आधा चम्मच चीनी डाल देना, पता चला आपका कप तो मेरे साइज का था, आपका चम्मच इतना बड़ा था कि आपका आधा चम्मच मेरे 2 चम्मच के बराबर है। तो उस समय पर हम एक एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं बता सकते किसी भी सॉल्यूशन की। तो इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स बनाने पड़े और उस स्पेसिफिक यूनिट्स को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसे समझने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी भी चीजें बताना चाहूंगा जो कि इस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को इफेक्ट कर सकती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, 2 मिनट लगेगा। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 2 डॉक्टर्स, एक जो डॉक्टर है वो चेन्नई में पोस्टेड है और एक जो डॉक्टर है वो जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है। दोनों के पास सेम तरीके के पेशेंट जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर वाला जो डॉक्टर है वो उसे कोई ए एंड बी कंपोजिशन की दवा दिया और वो पेशेंट ठीक हो गया। चेन्नई वाले के पास पता चला कि भाई जम्मू कश्मीर में एक पेशेंट था, वो ठीक हो गया है, सेम बीमारी का था, मैंने इसे ठीक कर पा रहा हूं, लाओ जम्मू कश्मीर वाले डॉक्टर से कुछ कंसल्ट कर लेते हैं। जब उसने जम्मू कश्मीर वाले डॉक्टर को कॉल किया तो जम्मू कश्मीर वाले डॉक्टर ने ये बोला कि भाई एक कंपाउंड है ए, कोई दवा है ए जिसकी आपको लेनी है 10 ml और एक दवा है बी जिसका आपको लेना है 5 mg। एक 10 ml और एक 5 mg, दोनों का कंपोजिशन मिला करके आप पेशेंट को दे दो, डैम श्योर सही हो जाएगा। बट ध्यान रखना कि जो कंपोजिशन मैंने बताया है उतना ही कंपोजिशन होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो इस वजह से क्या हुआ, चेन्नई वाले ने अपना पूरा दिमाग लगाया, उसने भाई 10 ml ए निकाला, 5 मिलीग्राम बी निकाला, उसने पेशेंट को दिया और पता क्या चला कि पेशेंट निकल गया। अब बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर वाला पेशेंट सही हो गया पर तमिलनाडु वाला पेशेंट नहीं सही हुआ, जबकि दोनों को सेम दवा दी गई थी, सेम कंपोजिशन दिया गया था। वाई? तो यहां पर आता है कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कहां हमें देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में कुछ और टेम्परेचर था और तमिलनाडु में कुछ और टेम्परेचर था। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और दोनों डॉक्टर कर क्या रहे थे, दोनों डॉक्टर ए और बी का एक सोल्यूशन बना रहे थे। ए 10 ml था, बी 5 मिलीग्राम था, दोनों को मिलाकर के वो एक सोल्यूशन बना रहे थे। तो मतलब सोल्यूशन 10 ml और 5 मिलीग्राम क्यों बताया गया, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको जो डाउट क्लियर किया वो मैंने इसलिए क्लियर किया कि डॉक्टर कभी ये नहीं कहते हैं कि मैंने 1 कप दवा में आधा चम्मच ये चीज मिला दिया, वो हमेशा एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों डॉक्टर ने एसआई यूनिट का इस्तेमाल किया, लेकिन इवन आफ्टर दैट वो पेशेंट की डेथ क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का भी कुछ ना कुछ डिफरेंस था। तो
इसका मतलब कभी भी एक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को बताने के लिए या किसी भी सोल्यूशन की पावर को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला टेम्परेचर और दूसरा जो हम कह सकते हैं कि यूनिट्स एसआई, यानी हम एक अच्छी यूनिट का इस्तेमाल कर सकें जो सबके लिए सेम। तो टेम्परेचर को कह सकते हैं कि नेग्लेक्ट करने के लिए हमने स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक ऐसी पावर बताना, एक ऐसा स्ट्रेंथ बताना जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकती है, और एक ऐसा स्ट्रेंथ बताना जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि इसको किस किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, तो जो सबसे नंबर 1 आएगा वो आएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपका एक आ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरा आ रहा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इन क्वांटिटीज की भी वैल्यू चेंज होगी। बट दूसरी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो या ना हो इन क्वांटिटीज के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, लीटर। अलग अलग टेम्परेचर पर लीटर की वैल्यू या लीटर की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, बट एक केजी, ये केजी टेम्परेचर कुछ भी हो उसका वेट तो केजी में ही रहेगा और एक ही केजी रहेगा अगर मैंने इनिशियली ले। तो ठीक उसी तरीके से स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो 4 तरीके की। पहली जो है वो परसेंटेज W/V, दूसरी परसेंटेज V/V, तीसरा मोलैरिटी और चौथा नॉर्मलिटी। अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट के अंदर हमारे पास परसेंटेज W/W, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ppm। इन 8 तरीके की क्वांटिटीज को हमें इस लेक्चर में पढ़ना है और इन 8 के फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से समझना है। और मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हर तरीके के फॉर्मूले को इस तरह से चुटकियों में याद कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला का हम जो ट्रिक बताने की बात कर रहे थे वो आप सिर्फ इतना याद रखना कि जो सोल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो होता है दैट इज नथिंग बट सोल्यूट, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर भी मैं डिस्कस कर लूं कि सोल्यूट हम कब कंसीडर कर सकते हैं, सॉल्वेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बिना आपका समय खराब किए हुए और आपको किसी मुसीबत में डाले हुए कि आपको सोचने पर मजबूर करूं मैं आपको डायरेक्टली रिवील कर देता हूं कि ये जो सोल्यूट है, ये बेसिकली जो सोल्यूट होता है ये कहीं पर किसी सोल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद अपना नेचर खो देता है। जैसे पानी के अंदर चीनी को डालने के बाद चीनी अपना नेचर खो दे, मतलब फिजिकल नेचर। वो दिखता सॉलिड में था, अब वो नहीं दिखता। अगर हम सॉल्ट की बात करें, वो भी पानी के में जाने के बाद अपना नेचर खो देता है। तो जो कोई भी कंपाउंड किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या किसी दूसरे कंपाउंड में जाने के बाद अपना नेचर डिसअपीयर कर देते हैं, तो जैसे उनका नेचर डिसअपीयर होगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे सॉल्यूट। जो अपना नेचर डिसअपीयर करेंगे वो सॉल्यूट, और जिनका नेचर लास्ट तक शो होगा वो क्या होंगे, सॉल्वेंट। जैसे शुगर एंड वाटर, अगर हमने इन दोनों को डिसॉल्व किया तो जैसे हम डिसॉल्व करेंगे शुगर अपना नेचर खो देगा, पर वाटर एट लास्ट तक अपना नेचर शो करेगा। तो वाटर अपना नेचर शो कर रहा है, दैट्स व्हाई सॉल्वेंट। जो नहीं शो करेगा, डिसॉल्व करने के बाद वो अपना नेचर डिसअपीयर कर देगा, दैट विल बी सॉल्यूट। तो इन क्वांटिटीज को याद रखने के लिए हम जो फॉर्मूला बनाएंगे उन सारे फॉर्मूलेज में हम रखेंगे सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, एक्सेप्ट एक जगह पर। मतलब इस 8 फॉर्मूले में से 7 जगह पर तो सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन लग जाएगा, बट एक जगह पर नहीं लगेगा और वो है मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी में हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बाकी हर जगह पर लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद परसेंटेज W/V। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज W/V, तो हमको पता है कि W फॉर होता है वेट एंड V फॉर होता है वॉल्यूम। वेट अपॉन में वॉल्यूम। और स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हम कितना किस में मिलाएं, मतलब सॉल्यूट का कितना पार्ट सॉल्यूशन के कितने पार्ट में मिलाएं। तो हमें बात करनी है परसेंटेज W/V। वेट ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है। तो वेट ऊपर है, यहाँ ऊपर कौन है, ऊपर सॉल्यूट है। तो हमेशा ऊपर हमको सॉल्यूट रखना है और नीचे हमें सॉल्यूशन रखना है। तो हम परसेंटेज W/V में रख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज का साइन था दैट इज बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज W/V का। सेकंड है हमारा परसेंटेज V/V।
तो ऊपर v है, नीचे भी v है, तो ऊपर भी वॉल्यूम होगा और नीचे भी वॉल्यूम होगा। बट ऊपर किसका वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे किसका वॉल्यूम? तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मल्टीप्लाई किससे करना है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक उसी तरीके से अगर हम परसेंटेज W बाई W की बात करें तो ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट, और अगर ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है तो यहां पर हमें क्या लिखना है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। क्यों मल्टीप्लाइड बाई 100? बाई परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। अब बात आती है मोलारिटी की। तो मोलारिटी में हमें ये पता है कि सबसे स्टार्टिंग में लिख रखा है मोल, तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे मोल, और ऊपर मोल मतलब मोल किसका? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। और ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो टेम्परेचर डिपेंड होती हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे भी वॉल्यूम चेंज होगा। तो अगर मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर में आ रही है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं पर तो वॉल्यूम होगा, तभी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर ऊपर मोल है तो नीचे क्या होगा? वॉल्यूम, क्योंकि कहीं ना कहीं पर तो वॉल्यूम होना ही था। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नोट करने वाली बात यह कि यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो बस इस मोल की जगह पर इक्विवेलेंट मोल कर देना। इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये हमारा इन चारों का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे परसेंटेज W बाई W, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। मोलारिटी में सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन नहीं लगेगा, तो इस वजह से मोलारिटी को हम सबसे लास्ट में डिक्लेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन होता है उसमें अगर हम जिस भी चीज का फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं, सेम चीज को हम ऊपर भी लेते हैं और सेम चीज को हम नीचे भी लेते हैं। जैसे रुपयों का फ्रैक्शन, तो ऊपर भी रुपए नीचे भी रुपए। ग्राम का फ्रैक्शन, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम। लोगों का फ्रैक्शन, तो ऊपर भी लोगों को हम लिख रखेंगे और नीचे भी हम लोगों को रखेंगे। जैसे कितने में से कितने परसेंटेज लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, या कितने में से कितने लोग, तो ये सब जो फ्रैक्शंस होते हैं। तो फ्रैक्शंस में हम ऊपर भी जो क्वांटिटी रखते हैं वही क्वांटिटी हम नीचे भी रखते हैं। तो अब हमको यहाँ पर डिस्कस करना है मोल का फ्रैक्शन। तो हम ऊपर भी मोल रखेंगे और नीचे भी मोल रखेंगे। तो ऊपर किसका मोल रखेंगे? तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि भाई ऊपर तो हमेशा सॉल्यूट होता है, तो हम क्या रखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो मोल ऑफ सॉल्यूट की बात अगर हो गई तो अपॉन। अब हम बात किसकी कर सकते हैं? तो मोल ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्लास 11th में स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल क्या होता है। तो मोल हमेशा हम किसी एक क्वांटिटी का निकालते हैं। जैसे मोल हम निकाल सकते हैं सोडियम का, मोल हम निकाल सकते हैं NaCl का, बट दो क्वांटिटीज का मोल निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल कैसे? मतलब एक साथ हम नहीं निकाल सकते। तो अगर कोई दो क्वांटिटी एक साथ मिक्स कर दी गई हो और उसका मोल निकालना है, तो हम पहले पहली वाली क्वांटिटी का मोल निकालेंगे, फिर हम दूसरी वाली क्वांटिटी का मोल निकालेंगे और फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, और अब हम बताएंगे कि उसका टोटल मोल्स कितने हैं। तो क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो कोई एक चीज नहीं है, वो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी है, और हमको निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जिन जिन चीजों से मिलकर बनी है उन सारी चीजों का बारी बारी मोल निकालो और फिर क्या करो? ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हो सकता है सॉल्यूट 2-3 हो, या हो सकता है सॉल्वेंट 2-3 हो, दैट डजंट मैटर। बट हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? सिर्फ अगर हम दो चीजों को मानकर चले तो मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हमने क्या लिख दिया? मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने लिख दिया। तो क्योंकि नीचे मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आना तो मोल ऑफ सॉल्यूशन ही है। तो इस वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है पीपीएम की। व्हाट इज पीपीएम? तो पीपीएम इज बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन, और एंड व्हाट इज परसेंटेज? तो परसेंटेज इज नथिंग बट आउट ऑफ 100। हम जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं आउट ऑफ 100। भाई मेरे 70% मार्क्स है, तो मतलब 70 आउट ऑफ 100। मेरे 99% मार्क्स है, मतलब 99 आउट ऑफ 100। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो आउट ऑफ 100 की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करें पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन में बात करें, तो मतलब आउट ऑफ 10 टू द पावर 6। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम मिलियन में निकालेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू द पावर 6 से। तो
तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमको 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो हमारा क्लियर हो गया। जैसे हम वहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे यहाँ पर हम 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट किस में मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम कहेंगे भाई ऊपर तो सॉल्यूट रहेगा, नीचे तो सोल्यूशन रहेगा, और क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, इसका टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर वेट की क्वांटिटीज लेंगे। और क्या लेंगे हम? तो हम कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। और ये जो 10 to the power 6 है, ये प्रूव करता है कि ये पार्ट्स पर मिलियन में लिया गया है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज W/W निकल जाता और आउट ऑफ 100 की बात होती। यहाँ पर 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि ये पर मिलियन में लिया गया है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे मोलालिटी की, जहां पर ये ट्रिक हमारा काम करने वाला नहीं है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन अगर हम नहीं लेंगे तो हम सॉल्यूशन की जगह पर लेंगे क्या? तो बेटा ये मोलालिटी एक सिंगल ऐसी क्वांटिटी है जहां पर हम सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट रखते हैं, और मोलालिटी में क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पर मास या वेट दोनों लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर हम ले लेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की जगह पर हम क्या ले लेंगे? सॉल्वेंट। और ये जो सॉल्वेंट हम लेंगे मास का, ये किसमें होगा? केजी में। जैसे हमने मोलारिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट ले रखा था, वैसे ही मोलारिटी में ऊपर भी मोल ऑफ सॉल्यूट है, बट क्योंकि मोलारिटी जो थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी थी, दैट्स व्हाई नीचे हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलारिटी जो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोलारिटी भी कट एंड क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि इन सारे फॉर्मूलोज को पढ़ने के बाद हम एक बार इसको फिर से अगर रिवाइज करके देखें, लाइक परसेंटेज W/V, ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पर ऊपर W है, नीचे V, तो हम कह सकते हैं बिना इस फॉर्मूला को देखें, वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट रहना है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा है। यहाँ पर अगर हम बात करें परसेंटेज V/V की, तो V ऑफ सॉल्यूट अपॉन में V ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा है। मोलारिटी में सबसे आगे मोल है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं पर आना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट हम रखेंगे, और इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट के बाद नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहना ही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे W/W, तो W/W की अगर हम बात करेंगे तो W इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। बट इस मोलालिटी में हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलालिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलालिटी एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर हम नीचे सॉल्यूशन की जगह पर हम क्या लेते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं। बाद में मैंने बात की थी मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन मोल्स का ही लेना है, तो ऊपर भी मोल रहेगा और नीचे, तो ऊपर भी मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे भी मोल ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, जब हम मिलियन में बात कर रहे हैं तो हमें 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पार्ट्स पर मतलब कि ऊपर जो होगा वो सॉल्यूट और नीचे जो होगा वो सॉल्यूशन, और हम यहाँ पर वेट लेते हैं, मतलब जो मास परसेंटेज W/W का फॉर्मूला है वही पीपीएम का फॉर्मूला है, बट परसेंटेज W/W में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और पीपीएम में हम 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले को पढ़ने के बाद अब जो हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज आता है वो ये आता है कि किस तरीके से हम इन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो किस एक्स्ट्रा चीज की जरूरत आती है। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज करना है तो किस एक्स्ट्रा क्वांटिटी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें पता है कि भाई जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो कुछ नहीं तो वॉल्यूम वाली क्वांटिटी है, और जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो किसकी क्वांटिटी है? मास वाली क्वांटिटी है। और अगर वॉल्यूम को मास या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी विल बी नीडिंग, दैट विल बी डेंसिटी। क्या हमें चाहिए होगा? डेंसिटी। और हम बात किसकी कर रहे हैं? सॉल्यूशन की, तो हमें यहाँ पर डेंसिटी भी किसकी चाहिए होगी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कभी भी हमें इन चारों क्वांटिटीज को इन चारों क्वांटिटी में चेंज करना है तो हमें कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन में से ढूंढ के निकालना है कि भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कहां पर दिया हुआ है। और अगर हमें परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V में चेंज करना है, या परसेंटेज V/V को मोलारिटी में चेंज करना है, या मोलारिटी को नॉर्मलिटी
क्वांटिटी में चेंज करना है, उसके लिए हम